वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि एक डर था बादशाहतों के समवेयर इनसाइड, और अमेरिका उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाता था। उन्हें जमहूरियतें ना होने का ताने भी देते थे, पैसे ले जाते थे इस मामले के अंदर। अब ईरान में रजीम चेंज नहीं हो सका, ईरान का भी डर अपनी जगह मौजूद रहेगा। उस सूरत के अंदर ये जो अब जिन जिन जगहों पे बादशाहते हैं, ये जो जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि ये कबाइल होते हैं और अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं, तो क्या वो कोलू के बैल बने रहेंगे फारूकी साहब, या वो भी कुछ सोचेंगे कि अब उन्होंने क्या अल्टरनेट लेने हैं? सऊदी अरब ने तो बंदोबस्त किया है, बाकी क्या करेंगे? सर, वैसे तो मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर मूड कह सकता हूँ कि आप भी एक बादशाह हैं। लेकिन हमने एक पुरानी कहावत सुन रखी है कि दुनिया में सिर्फ 5 बादशाह रह जाएंगे, 4 ताश के और 5वां जापान का। अच्छा। तो ये बादशाहतों ने तो बिलाशुबा खत्म हो जाना है, और बादशाही सदा जो है वो मेरे रब की है और वही रहेगी। जी। असल बात ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इसमें एक एक एंगल है अरब और अजम का, वो फैक्टर अपनी जगह रहेगा। फिर जब हम अरब की बात करते हैं तो फिर उसमें कबाइल हैं, और कबाइल कौन से हैं? वो हैं जिनके बारे में हमने सुना है कि भाई वो कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा होता था, तो कभी वो घोड़ा गधा आगे बढ़ाने पर या ऊंट आगे बढ़ाने पर भी झगड़ा कर लेते थे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो जो एक कबाइली असबियत है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो ख्वाहिश है, वो इस पूरे मंजरनामे को मजीद पेचीदा कर देती है। अब देखिए, अरब के पास तो कुछ भी नहीं था, ये रेगिस्तान था, यहाँ पे सिवाय रेत के और कुछ नहीं था। उसके बाद आपने यहाँ से तेल जब निकला तो उसके बाद यहाँ के हालात तब्दील होने शुरू हुए, और तेल को निकालने में जिन मुल्कों ने मदद की, जिस तरह से तेल को प्रोडक्ट बना के तो बेचा गया, तो उसमें जिन ममालिक ने किरदार अदा किया उनका एक रोल था। फिर आपने पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस कराया, तो दोनों फ्री कैन को फायदा हुआ कि इन्होंने तरक्की का वो रास्ता सीख लिया या देख लिया जिस पर अमेरिका चलता रहा था, या जदीद दुनिया किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाती है। और इसी तरह से अमेरिका को अपने डॉलर को मजबूत करने का मौका मिला। उसने पूरी दुनिया पर अपनी करेंसी के जरिए गिरफ्त मजबूत की, मुआशी निजाम पर। तो ये एक 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 आप समझिए कि एक एक निजाम था जो चल रहा था। अब ये निजाम जो है वो टूट रहा है। अब निजाम एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। वो डॉक्टर साहब शायद मुझे बेल आउट करें कि ये जो सदी है, इससे ये और इससे आगे जो वो लुक एशिया वाली, जो लुक ईस्ट वाली जो एक जी। जी। अप्रोच थी, उसके पेशे नजर ये कहा जा रहा था कि ये मशरक की सदी है और मशरक ने अब दुनिया को लीड करना है। तो अब पुराना बंदोबस्त एक टूट रहा है। अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि इसमें किस तरह से रिएक्ट करना है। दुनिया जिस तरह से हम देखते चले आ रहे हैं या समझते चले आ रहे हैं, अब ये दुनिया इस तरह से मजीद आगे नहीं बढ़ेगी। दुनिया अब बदल रही है, चीजें टूट रही हैं और चीजें नई बन रही हैं। यूएई ने, और पहले नंबर पे तो ये देखना है कि ये बना कैसे था, इसके पीछे किसकी ख्वाहिश मौजूद थी। जैसे हम इसराइल की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी अमेरिका के सर पे, मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाई उसकी बुनियाद तो बरतानिया ने रखी थी। बेसिकली तो ये बरतानिया का ब्रेन चाइल्ड था, और अमेरिका और बाकी मगरबी ताकतों ने इसको एक रियासत की शक्ल दी। अदरवाइज तो अमेरिका उस वक्त शायद इतना करीब नहीं था इसराइल के या यहूदियों के। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। तो अभी यूएई ने एक एक चॉइस ली है, उसने दानिस्ता तौर पर सोच समझ कर एक चॉइस ली है। उसने भारत, इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होने का फैसला किया है। खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं वो सूरत हाल को बदलता हुआ देख रहे हैं, वो इस आलमी बंदोबस्त को तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। उनको लग ये रहा है कि अमेरिका की गिरफ्त शायद मुस्तकबिल में उस तरह से दुनिया पर नहीं होगी, और वो अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं। अब रियल अलाइनमेंट के लिए उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, और ये याद रखिए कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं वो इसी रीअलाइनमेंट की वजह से बन रही हैं। जो पिछले साल हमने भारत के साथ किया, उसने भी एक बड़ा डेंट डाला जो आलमी बंदोबस्त था। क्योंकि बंदोबस्त में तो ये तय था कि भारत के जरिए इस पूरे खित्ते को आपने जी। जी। कंट्रोल करना है, चीन भी काबू में रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा, अफगानिस्तान पर भी नजर रहेगी, रशिया और चीन को यहां से लगामें डाली जानी थी। लेकिन भारत इतना सडी निकलेगा वो नहीं पता था। वो बेचारे फिल्म तो क्या, वो तो पिछले साल जो जंग हो रही थी उसके दौरान उन्होंने कहा लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, तो मैंने और आपने उनका क्या मतलब बिगाड़ लिया।
तो भाई इस तरह की बेसरोपा गुफ्तगू तो इंडिया करता रहेगा, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त आलमी बंदोबस्त तब्दील हो रहा है, रीअलाइनमेंट हो रही है, मुख्तलिफ ममालिक और कुव्वतें, मुख्तलिफ खित्ते, और हमारे खित्ते में चूंकि ये इस वक्त मरकजी हैसियत यहाँ पर हो रही है, इस सारे कजिए की बुनियाद जो है वो ईरान से बन रही है, तो इसलिए ये यहाँ पे फोकस ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि यूरोप में इस वक्त इसराइल की अप्रूवल रेटिंग कितनी खराब है, मेरा नहीं ख्याल कि जब से मैंने होश संभाला है यूरोप में इसराइल वाले से इस तरह की गुफ्तगू हमने कभी देखी हो। और जितने बड़े मुजाहरे अमेरिका में इस वक्त हो रहे हैं, और उसकी कीमत जो है वो सदर ट्रंप जो है वो भी भुगतेंगे, उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग भी गिरी हुई है। तो ये मैं बुनियादी बात ये है कि ये एक बंदोबस्त है जो टूट रहा है, और नए खदोखाल अभी वाजे नहीं है, अलाइनमेंटें हो रही हैं, ये उसकी वजह से कंफ्यूजन है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो यूएई की बात की है, ये यूएई, भारत, इसराइल, ठीक है, ये एक नेक्सस है जो ओपनली हमें नजर आया, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यूएई जो है वो चीन की तरफ भी अपना झुकाव जो है वो दिखा रहा है। वहां पर भी वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने के चक्कर में है। पाकिस्तान से भी मैं यानी कह लें बावसूख ज़राए से ही आपको बता रहा हूँ कि गुज़िस्ता 2 रोज़ से वो दोबारा जो है अपनी माफ़िया मांगने वाला कह लीजिए या शर्मिंदगी कह लीजिए या अपने ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लाने के लिए पाकिस्तान से, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात ठीक ना हो तो उसके लिए खासी मुश्किलात बनेंगी, और ख़ासतौर पर जो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है यूएई की, वहाँ अबू धाबी बहुत टफ टाइम दे रहा है दुबई को। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो नए अरेंजमेंट की बात की जा रही है, आपको लगता है कि ये जो नया अरेंजमेंट होगा ये उससे मुख्तलिफ होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, और ये उस तरह का होगा जो चीन एक्चुअली जिस तरह का इश्तराकी निज़ाम की बात करता है? जी बिल्कुल इसी तरह का होगा, और उसमें हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी जो है उसी पुराने सिस्टम के साथ गुजारी है, जिसमें एक ताकत है, बाकी सब उस ताकत के महवर के गिर्द जो हैं वो उस पर चक्कर लगाते हैं। और जिस तरह अभी फारूकी साहब फरमा रहे थे कि कंफ्यूजन है भी ये कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर यूएई ने ये कह दिया है कि वो ईरान के साथ नहीं है, और फिर चाइना और ईरान और रशिया और हम सब इस रीजन में, इस जंग में उस पार्टी के साथ हैं, तो फिर ओपनली ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूएई जो है वो चाइना के साथ भी अब कहे कि जी ट्रेड मेरा चलता रहे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग कि अमेरिका और चाइना का ट्रेड है इतना ज्यादा, इंडिया और चाइना का इतना जो है आपस में उनके ट्रेड है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 ममालिक जो दोस्त भी नहीं है तो वो आपस में, ये तो अमेरिका तो हमेशा जीरो सम सिक्योरिटी की बात करता है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं तो फिर आप मेरे दुश्मन के दोस्त नहीं हो सकते। और हमें उसकी आदत पड़ी हुई है कि गांव में जो है वो चौधरी है, अब एक चौधरी नहीं रहेगा तो फिर दूसरा चौधरी तो आना पड़ेगा, वरना हमारे हम जैसे कमियों का फिर क्या बनेगा, हमें कौन संभालेगा। तो ये जब इस सोच के साथ हम फिर देखते हैं तो हमें लगता है कि जो बायलैटरल टाइज हैं, देखिए मैंने और आपने हो सकता है बात की हो यूएई के रवैये पे, स्टेट लेवल पे तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं ना देखी। मैंने 3-4 प्रोग्राम में बहुत खुल के, मुझे जिंदगी में पहली दफा मौका मिला, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने तो फिर यहाँ भी कह दिया कि जी कराची की रोशनियां गुल करने में हमारे जो है उम्मा के भाइयों का कितना बड़ा रोल है, और बाकायदा वहाँ पे सिस्टमेटिक जो है वो किस तरह से गूंज जो है वो पैदा किए गए, वो ऑर्गेनिक नहीं थे, और बड़े तरीके और सलीके के साथ एक ही इस रीजन की डीप पोर्ट थी, और उसको उन्होंने डिसफंक्शनल किया, जिससे अपने और बेगानों सब ने मिलकर जो है उसमें हिस्सा डाला होगा, जरूर डाला होगा। लेकिन बात हम ये कह रहे हैं कि क्यों यूएई का जो है वो हमसे भाई कहते हैं, हमारी स्टेटेड पोजीशन है, हमारे भाई हैं, तो हम दोबारा उस पर क्यों नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जब हमने ये देखना है कि एक मुल्क के साथ हमारे क्या रिलेशन है, क्या टर्म्स हैं, क्या बुनियाद बन सकती है, तो यही होगा। तो उसके लिए हमें चाइना के वो 5-6 पॉइंट्स हम ज़हन में रख लें। तो अगर कोई नया सिस्टम बना, जैसे कि अभी हमारे कोलीग फरमा रहे हैं, और जैसा कि अभी ग्रामीची ने कहा था किसी ज़माने में जेल में बैठ के कि हमारा जो माजी है वो बदहाल है, हाल का हमें पता नहीं है, और जिस मुस्तकबिल की हम तलाश कर रहे हैं वो भी होराइजन पे है नहीं। तो हम भी बिल्कुल उतने ही टाइम के बाद, 1 सदी के अंदर अंदर उसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि माजी बदहाल है, ये तो पता है, हाल का हमें कोई नहीं, और मुस्तकबिल की तलाश जरूर है। उसमें चाइना जो है वो फोर रनर बन के सामने आता है, वो कहता है नया सिविलाइजेशन इनिशिएटिव है, इंडिविजिबल सिक्योरिटी है, कनेक्टिविटी है, मल्टीपोलैरिटी किसी की बात कर रहा है वो, इस तरह की बातें तो करते हैं, मगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो कूद क्यों नहीं पड़ते
जी चाइना, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा वो जी चाइना किथे, चाइना की कर रहे हैं, चाइना कहाँ है। तो जी जी चाइना देखें, जब एक बंदा कह ये रहा है कि ब्रेटन वुड के बाद के इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया है, हमने नहीं जाना किसी के घर के अंदर किसी का घर ठीक करने, ना किसी की जंगें लड़ने जाना है, ना किसी के घरों के अंदर जाके हमने ये बताना है कि जी सर ढांकना जो है वो ठीक आजादी है या सर ना ढांकना आजादी है, ना हमने ये बताना है कि ठीक जी कौन सा गवर्नेंस का सिस्टम है, ना दुनिया में जाके ट्रू लिबरल डेमोक्रेसी का चूरन बेचना है, ठीक ना हमने जाके लोगों को ये बताना है वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही हर मसले का हल है, ना ह्यूमन राइट्स हमने जाके रेडियो पे जाके गलियों में बेचने हैं, ठीक हमने वो नहीं करना है। हमारी एक्सपेक्टेशन है जी कि चाइना क्यों मैदान में नहीं, जी ठीक चाइना नहीं कूदेगा चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो ठीक जाए। जब वो ठीक एक मंत्रा लेके आ रहे हैं कि जी नया सिस्टम ऐसा है, आप अपना घर खुद देखेंगे, सिक्योरिटी जो है वो इंडिविजिबल होगी, मेरी सिक्योरिटी आपकी कॉस्ट पे ठीक नहीं होगी, लेकिन ठीक है बहरहाल आपको सिक्योर तो एक सॉवरेन कंट्री को ठीक खुद है। को रखना टाइम पड़ेगा। डॉक्टर साहब का टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं माजरत चाहूँगा। मैं चाहता हूं कि मैं अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो मल्टीपोलैरिटी की बात की जा रही है, कल भी ये जॉइंट डिक्लेरेशन में भी इसकी ये हवाला इसका दिया गया है। पाकिस्तान स्पेशल रेफरेंस में आपको भारत का साथ इसके जोड़ रहा हूं, क्या देखते हैं पाकिस्तान का रोल क्या होगा इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर? देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो है, पहली बात यह है कि अमेरिका अगर जितनी अभी जल्दी करेगा इसको अपने आप को सुपर पावर असर्ट करने की, उतनी जल्दी वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, जिसका आगाज तो हो चुका है। अब देखे ना, सितंबर 3 तारीख 2025 को सदर शी ने कहा था कि दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो गई है। उसके बाद अचानक 8 तारीख को कतर पर आउट ऑफ नोवेयर एक हमला हो जाता है, एक मिसाइल हमला किया जाता है, और वो इजराइल की जानिब से किया जाता है, और इजराइल कहता है कि विद द कंसेंट ऑफ अमेरिका किया गया हमने। उसके बाद जो है वो फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से वेनेजुएला के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उसके बाद फिर ईरान के ऊपर एग्रेशन आता है, सोमालीलैंड जो है वो अचानक नमूदार हो जाता है। ये सारी चीजें जो हैं, इसका मतलब एक ही था, और वो ये था कि अमेरिका अब अपने आप को असर्ट कर रहा है। और अभी जब चीन गए तो उन्होंने ये कह दिया कि चीन एक सुपर पावर है, तो बात ही खत्म हो गई। अब जो दूसरी बात जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान यहाँ खड़ा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो रोल था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, जो कि अमेरिका ने उनको इसलिए दिया था ताकि वो चीन के मद्दे मुकाबिल, जैसे फारूकी साहब ने भी कहा, वो खड़े होके दिखाएं अपने आप को कि भाई हम तो बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं, पाकिस्तान तो हमारा कोई उसका साथ मुकाबला ही नहीं है। कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर तो पाकिस्तान हमारे जो है वो दूर दूर तक हम उसको नहीं देखते। पाकिस्तान ने रवायती जंग के अंदर जब उधेड़ा है, तो ये जंग एक्चुअली करवाई किसने थी, ये बात बड़े, क्या इंडिया ने की थी? आई एम सॉरी सर, आई डोंट टेंड टू एग्री। ये जंग आपके अमेरिका बहादुर ने करवाई थी। उन्होंने ही कहा था कि आप जंग करें, और वो देखना चाहते थे कि ये कितने पानी में। तो पता तो चल गया कि ये पानी में तो नहीं, अलबत्ता चाय में गिट्टे गिट्टे डूबे में। फिर बहरहाल वो जब यहाँ सारी बात खत्म होती है, तो अब पाकिस्तान का रोल तो एक ऐसी ताकत के तौर पर, जो लास्ट बात है कि जब अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था 1941 में गालिबन, तो उस टाइम पे अमेरिका के साथ जो बर्तानिया ने डील बनाई थी, अमेरिका एक राइजिंग सुपर पावर था और बर्तानिया एक हारा हुआ साहब, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूं शाहजाद फारूकी साहब से भी। आखिरी बात ये, आखिरी, वो न्यूक्लियर नहीं था। पाकिस्तान आज जीता हुआ है, न्यूक्लियर है, और अपने आप को असर्ट कर रहा है रीजन के अंदर, और पूरे आलम इस्लाम में वाहिद मुल्क है जिसका अड्डा किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में। ठीक है शहजाद साहब, ये जो पाकिस्तान का ये जो अभी जो बताया है अब्दुल्ला गुल साहब ने, आपको लगता है कि पाकिस्तान अब मिडिल पावर के तौर पे इस रीजन का नेट स्टेबलाइजर है, और अब भारत जो है वो इस जिसे कहते हैं इस रेस से बाहर हो चुका है? अच्छा देखिए, मैं एक मिनट है सर, समझाना बात करूंगा। जी। मेरी दिल की ख्वाहिश तो यही है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी कुछ अर्सा कुछ लोगों को गलतफहमी और कंफ्यूजन रहेगा। ये बात ठीक है, और ये बात तय हो गई है कि पाकिस्तान एक उभरती हुई ताकत है और इस खित्ते में उसका अहम किरदार है, और पाकिस्तान की जो तरक्की का सफर है या उसका अक़वाम आलम में ऊपर उठना बैठना, जो उसका एक नया रोल मुतय्यन होना है, वो यहाँ से ही होना है।
और पाकिस्तान ने उसकी पहली आपको झलक दिखा दी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अरसे तक कंफ्यूजन रहेगा, लोगों को लगेगा कि शायद एक एक हाथ और हो जाता। वो जो इंडिया पहलवान था ना, उसका पैर स्लिप हो गया था और पाकिस्तान पहलवान ने तेल ज्यादा लगाया हुआ था, तो दोबारा हाथों में हाथ ऐसा हो गया। तो वो चाहेंगे कि एक बलाखड़ा और हो जाए, ठीक, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी सबकत दोबारा साबित करने में कामयाब रहेगा। मैं एक कंक्लूडिंग आपका वो जो सेगमेंट था पिछला ईरान और अमेरिका सर, टाइम नहीं है, मैं माजरत चाहूंगा शहजाद साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा आपका, अब्दुल्ला गुल साहब आपका और शहजाद फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौजूआत के साथ या आइंदा हफ्ते नए मौजूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।